केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक मौलिक तमाचा है बीजेपी में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है और महाराष्ट्र में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रखा गया है, इन दो फैसलों को लेकर कांग्रेस भी अपनी सहमति जताती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर उद्धव ठाकरे का भी साथ दे रही है। कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी साथ दे रहे हैं और अमित शाह और मोदी सरकार पर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर आप देखेंगे कि ये जो जीत है ये करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ठीक उसी तरह से अमित शाह के लिए जवाब है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की जाए और गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो उनके इशारों पर ईडी सीबीआई षड्यंत्र रचती हुई नजर आती है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह के इशारों पर रातों रात बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को फंसाने में अमित शाह का ही हाथ होता है। अब ऐसे में ही अमित शाह का पर्दाफाश कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी खुलासा यहां पर कांग्रेस ने बखूबी किया है। सच्चाइयां बताई हैं कि जो दो फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। क्या कुछ यहां पर कांग्रेस की तरफ से अभिषेक ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज भाजपा को कई मोर्चों पर मात लगी है, मात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं वो लोकतांत्रिक लड़ाई, नैतिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, एथिकल किसी भी मापदंड से आप गिन लें, हारे हैं वो। आज दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र की विजय हुई है। समाधान निकलेगा और लोकतंत्र पे जो हनन किया है बीजेपी सरकारों ने या बीजेपी भाजपा द्वारा नियुक्त एलजीज ने, उनको बहुत हद तक वापस संतुलित किया है इस निर्णय ने। भाजपा ने जो संघवाद पे सीधा हमला मचाया है दिल्ली में, उसको वापस संतुलित किया गया है। एलजी और गवर्नर्स के रोल, एलजी दिल्ली में, गवर्नर महाराष्ट्र में, उनके रोल पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। भाजपा के कहने पे, भाजपा के आदेश पे। आज इन सब चीजों से लोकतंत्र को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए, भाजपा की उस प्रवृत्ति को एक्सपोज किया गया है और एक प्रकार से एक बहुत उच्चतम स्तर पे भाजपा के एंटिक्स को, उनके मजाकिया व्यवहार को एक तमाचा लगाया गया है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य था कि मैं इन दोनों केसेस में मैंने पैरवी की थी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं कानूनी उस निर्णय में, वो पक्ष के पक्ष में है। जिन्होंने याचिका दी है उनके पक्ष में है। क्या बचा है इसके बाद? आपने उस निर्णय में यह होल्ड किया, एक नंबर, कि जो विप होती है वो राजनीतिक पार्टी वाली होती है, विधायिका पार्टी वाली नहीं होती है। दो, जो विप सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन ने जारी की है वो गैर कानूनी है। मैं दोहरा रहा हूं, गैर कानूनी, सीधा प्रत्यक्ष 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है। नंबर 3, जो माननीय स्पीकर, और आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन को वैध माना है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नंबर 4, राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल, इतने बड़े ओहदे के पदाधिकारी, उन्होंने जो निर्णय लिया कि आप फ्लोर टेस्ट करेंगे अमुक तारीख को, वो फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है। उनके पास कोई तथ्य नहीं थे ये फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए।
अगर इन चारों चीजों को आप जोड़ दें तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि बचता क्या है? क्या ये राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, कुछ भी कह लीजिए, एक तमाचा नहीं है? क्या जितने भी महानुभाव हैं जिनके नाम लिए गए निर्णय में, वो इस प्रकार की सस्ती राजनीति के शिकार नहीं हुए बीजेपी के कहने से? और अगर वापस श्री उद्धव ठाकरे को बरकरार नहीं किया गया, उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। जो मूल बात वो ये है कि इस निर्णय में लिखा है कि आपको माननीय स्पीकर जल्द से जल्द जो डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं पड़ी हैं, लंबित हैं, उनका निर्णय करिए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपके जरिए। अगर माननीय स्पीकर विलंब न करें, सत्य का मार्ग लें, कानून और संविधान का मार्ग लें, और वो उठाते हैं इतने सारे लोगों की एक याचिका कोई भी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प है? संभव नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे विप के आधार पर एक्शन लिया है जो गैर कानूनी है, और एक ऐसे विप को इग्नोर किया है जो कानूनी है। तो अगर आप विप के उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक होता है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो चाल चरित्र चेहरा आपने बीजेपी सरकारों का और बीजेपी के आदेश देने वाले उच्च पदाधिकारियों का देखा है, उसके अंतर्गत आदेश बड़ा स्पष्ट होने वाला है कि जितना विलंब कर सको करो, जितना अवॉइड कर सको करो, जितना निर्णय ऐसा करो कि निर्णय न हो वो करो, यानी निर्णय करने वाला निर्णय ये करो, क्योंकि निर्णय सिर्फ एक तरफ हो सकता है और गलत निर्णय करेंगे आपको चुनौती होगी उसकी। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो। अगर आप दिल्ली की तरफ चलें, वहां राज्यपाल थे, यहां एलजी हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो याचकों ने उठाया हो, उसमें से एक भी मुद्दा उच्चतम न्यायालय ने नकारा हो याचकों के विरुद्ध, सबको माना है। और इसकी एक मूल बात है जो मैं आपको बता दूं। दिल्ली की एक सृष्टि की गई सिर्फ यूनियन टेरिटरी की हैसियत से नहीं, इसकी सृष्टि की गई एक विशेष एंटिटी के आधार पर, जो एक संघीय फेडरल एंटिटी है, और सिर्फ एक ही ऐसी एंटिटी है भारत में जो संविधान के अंतर्गत बनाई गई है, और यूनियन टेरिटरीज को ऐसा विशेष स्थान नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत। इसका दूसरा कारण क्या था? इसका दूसरा कारण था कि अनुच्छेद 239 और इत्यादि इत्यादि जो हैं, AA एक्सेट्रा, उनके अंतर्गत आपको सबसे ज्यादा स्वायत्त मिले, ऑटोनॉमी मिले, स्वायत्तता मिले। नंबर 3, इसका उद्देश्य था कि आप लोकतांत्रिक गणतांत्रिक चुनाव के आधार पर जो भी अपना मत रखना चाहते हैं उसको रखें। ये तीनों चीजों को इस गैर कानूनी असंवैधानिक व्यवहार द्वारा बीजेपी की केंद्र सरकार ने नगण्य बनाने का प्रयत्न बार बार किया है। मूल मुद्दा यह है दोस्तों, आज एपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में हो सकती है, परसों बीजेपी की सरकार भी हो सकती है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार न हो। किसी की सरकार हो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली के ढांचे में वो स्वायत्तता मिलेगी जो हमारे संविधान निर्माताओं, इस प्रावधान के निर्माताओं का संपूर्ण और एकाकी उद्देश्य था। उद्देश्य तो बना दिया, लेकिन उसको हमने कार्यान्वित करने में पूरी तरह से नगण्य कर दिया। दिन प्रतिदिन वहां पर राज्यपाल, तो यहां पर एलजी ने हस्तक्षेप करके, असंवैधानिक हस्तक्षेप करके इस पूरे सिद्धांत को नगण्य किया है। उसको आज संतुलित रूप से हर पक्ष में, एनसीटी को जो विरोध कर रहे थे, एलजी का पक्ष, केंद्र सरकार के पक्ष को इस निर्णय ने निरस्त किया है। और ये दिल्ली की जीत है, दिल्ली के नागरिकों की जीत है, स्वायत्तता की जीत है, लोकतंत्र और गणतांत्रिक जो सिद्धांत हैं जिसके अंतर्गत आप एक विशेष संवैधानिक यूनियन टेरिटरी
का नियंत्रण करते हैं उसकी जीत है। और दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा कानूनी, नैतिक, राजनीतिक मौलिक तमाचा है बीजेपी में। तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा और इस बदलाव से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बोलती तो बंद हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर भी कह दिया है कि अब उनके पास अधिकार आ गए, अब तो वो फैसला लेकर रहेंगे। और कौन ठेकेदार, कौन एलजी साहब जो मोदी सरकार के इशारों पर हमें रोकने की कोशिश करते थे, अब कैसे रोक पाएंगे। तो साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिन दो राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए लगातार जुटी हुई थी, अब उनकी यहां पर हार होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों का भरपूर समर्थन करती हुई दिखाई दे रही। इन तमाम मुद्दों के बाद और तमाम बयान सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों राज्यों को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।